तो हेलो बच्चों एंड स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन आवर टॉपिक्स रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब हम लोग अपने नया टॉपिक्स है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए पे हम लोग बात करेंगे आज। जैसे कि हम लोगों ने पीछे कई चीज़ों को देख चुके हैं, तो हम लोग किस पे बात करेंगे? रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए पे हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए को लेकर के। तो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता क्या है? सिंपल से अगर हम लोग बात करें तो डीएनए का कॉपी तैयार करना। किसका? डीएनए का कॉपी। जैसे कि हम लोग फोटोकॉपी मशीन में रखते हैं, फोटोकॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो डीएनए का कॉपी तैयार करना ही क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, ये हमारा सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में सारी चीजें होती हैं। अब ये होता कहाँ पे है कि जब एस फेज सेल साइकिल के एस फेज में होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा इंटरफेज और एम फेज, और इंटरफेज में आप लोगों को जो होता है एस फेज देखने के लिए मिलता है G1 एस फेज और G2, ठीक है। तो ये जो एस फेज में डीएनए का क्या होता है? रिप्लिकेशन होता है। डीएनए मतलब डीएनए की एक कॉपी क्या होती है? तैयार होती है। तो डीएनए के रिप्लिकेशन करने की आवश्यकता ही क्यों है हमको? क्योंकि अब जैसे कि मान लीजिए हमें घाव ही लग गया, मान लीजिए मेरी उंगली कट गई, तो वहाँ पे सेल की जो होती है कमी हो जाती है। तो एक नए सेल का फॉर्मेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उस घाव को भरने के लिए नए सेल का फॉर्मेशन करना पड़ता है। सिंपल सी माइटोटिक डिवीजन करने के लिए भी हमको क्या होती है? डीएनए की रिप्लिकेशन करने की जरूरत होती है। मतलब एक नए सेल का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में तो क्या चाहिए? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल की हमको जरूरत ही है। तो जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी होने के बाद हमारे जो एक्सरे डीएनए के, अब यहाँ पे जो वाटसन और क्रिक ने थे, अगर देखा जाए हमारे एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो डीएनए जो था हमारा, डीएनए का हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल हमारे वाटसन और क्रिक ने 1953 में क्या किया था? प्रोड्यूस किया था। 1953 में जो डीएनए थे वाटसन और क्रिक ने जो था ये मॉडल प्रोड्यूस किया था डबल हेलिक्स। उन्होंने बताया था कि एक तरफ एडेनिन है तो दूसरे तरफ क्या है? थायमीन है। एक तरफ ग्वानिन तो दूसरी तरफ साइटोसिन। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने एक बात और बताया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मेथड दिया कि जब ये एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए जाता है तो मतलब कि देखिए, डबल हेलिक्स मॉडल देने के बाद रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए पे ही बात होने लगी, क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट थे वो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा जानने के लिए उत्साहित थे कि आखिर एक सेल से दूसरे सेल में जाता कैसे है, और इसका कोई एविडेंस नहीं था। तो हमारे जो वाटसन और क्रिक से पूछा गया तो वाटसन और क्रिक ने बताया कि देखिए, ये जो डीएनए होता है इसका एक टेम्पलेट जो होता है, ये कंजर्व रहता है, और इसके जस्ट बगल में एक नए डीएनए का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। एडेनिन, जैसे कि मान लीजिए कि ये थायमीन है, थायमीन के जगह पे क्या आगे क्या है? सिंथेसिस होगा एडेनिन। फिर क्या होगा? एडेनिन के थायमीन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, ठीक है। अब साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थायमीन के सामने क्या होगा? एडेनिन। तो ये हमारा होगा एक पैरेंटल डीएनए, ठीक है ना। और ये हमारा एक पैरेंटल डीएनए होगा, ठीक है ना, पैरेंटल डीएनए। और ये जो हमारा दूसरा होगा ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा। कैसा होगा? न्यूली, ठीक है ना, सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा, ठीक है। अब ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पे अगर ज्यादा करके बात किया जाए कि सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव कैसे है कि आधा जो हमारा है कंजर्व्ड रहेगा। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि आधा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। तो बचा क्या है? आधा जो है हमारा सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। ये डीएनए मतलब हमारे वाटसन और क्रिक के द्वारा बता दिया गया था। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था। जैसे ही मतलब उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रोड्यूस किया था, उसके तुरंत ही बाद इन्होंने क्या किया था? इस सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मॉडल को भी उन्होंने क्या कर दिया था? दे दिया था। बट इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल इसका कोई प्रूफ नहीं था। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए हमारे साइंटिस्ट एक आते हैं, दो साइंटिस्टों ने मिल करके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था
ठीक है ना। 1953 में इन्होंने और उन्होंने मतलब ये जो 1958 है, हमारे एक साइंटिस्ट थे मैथ्यू, ठीक है ना, कौन से साइंटिस्ट हैं, मैथ्यू एंड सेथल नाम साइंटिस्ट का था, ठीक है ना। ये जो साइंटिस्ट थे, ये दो साइंटिस्ट थे, इन दो साइंटिस्टों ने मिल करके इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। कौन सा प्रूफ दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने दिया था, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो दिया था। कैसे एक्सपेरिमेंटल किया इन्होंने, इस चीज़ को करने के लिए फर्स्ट क्या लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ठीक है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ठीक है। और उन्होंने दूसरा चीज़ क्या लिया, नाइट्रोजन 15 लिया, नाइट्रोजन 15 एक मीडियम लिया, मतलब नाइट्रोजन 15 क्या होता है, मीडियम नहीं होता है, सॉरी, ठीक है ना। क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए जो होता है वो बना होता है नाइट्रोजन, मतलब डीएनए में जो पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है। ये कोई एक रेडियो एक्टिव नहीं है, नाइट्रोजन 15 जो होता है रेडियो एक्टिव नहीं है। नॉर्मल जो डीएनए हमारा होता है ये नाइट्रोजन 14 होता है, लेकिन ये जो हमारा नाइट्रोजन 15 जो होता है कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। क्लियर। इन्होंने ऐसा क्या किया, इसको लिया। अब उन्होंने लेने के बाद किया क्या था, उस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा करके डिस्कशन देखेंगे। क्लियर। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने दे ग्रो ई कोलाई, मतलब इन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया, मतलब उन्होंने एक मतलब प्लेट लिया जिसमें एक मीडियम लिया, और मीडियम में क्या उन्होंने डाला, जैसे कि हमने एक ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, उसमें जो नॉर्मल डीएनए होगा, मान लो कोई जो हमारी है ई कोलाई बैक्टीरिया है, कौन सी बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होती है हमारी, नाइट्रोजन, देखिए इन्होंने क्या लिया, नाइट्रोजन 15 लिया, क्या लिया, नाइट्रोजन 15 में इन्होंने अमोनियम क्लोराइड को लिया। किसको लिया, अमोनियम क्लोराइड। देखिए पहले नॉर्मल बैक्टीरिया थी, कैसी बैक्टीरिया थी, नॉर्मल, उसके डीएनए में क्या पाया जा रहा था, नाइट्रोजन 14 पाया जाता था, ठीक है ना। तो इस बैक्टीरिया को उठा करके इन्होंने किस में डाल दिया, मतलब NH4Cl, मतलब यहाँ पे इसका वेट बढ़ा है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। एनसीईआरटी साफ साफ बता रही है कि यह जो नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन जो 14 है, ये एक आइसोटोप है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक आइसोटोप है ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एक क्या है, आइसोटोप है। बस इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये नाइट्रोजन का क्या है, एक आइसोटोप है। अब इसमें बैक्टीरिया को कई जनरेशन तक ले क्या किया गया, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपको बार बार नाइट्रोजन 15 अगर खिलाया जाएगा तो आपका अगर नया डीएनए बन रहा है तो उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल है, ये है। क्लियर। तो जब बार बार उसको वही खिलाया जाएगा तो नाइट्रोजन जो होगा वो उसके डीएनए में भी नाइट्रोजन 15 जो होगा, क्योंकि नया डीएनए जब भी बनेगा तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा, न्यूक्लियोटाइड, एडेनोसिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा। अब जब नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा तो वो इनहेल होगा, मतलब सॉरी इनहेल क्या, उसको खाएगी बैक्टीरिया, मतलब उसके सेल में जाएगा। अब जब उसके सेल में जाएगा तो नया डीएनए जब बनेगा तो नाइट्रोजन 15 उसमें आना ही आना अनिवार्य है। क्लियर। तो इन्होंने क्या किया कि आइसोटोप इन्होंने बैक्टीरिया को खिलाया, तो क्या हुआ कि जो उसका डीएनए था, उसका डीएनए जो था वो क्या हो गया, पूरी तरह से नाइट्रोजन 15 का बन गया। कई जनरेशन तक ले ऐसा करने से उसकी जो मतलब थी वो क्या बन गई, नाइट्रोजन। तो मतलब दे ग्रो इन मीडियम, मतलब जैसे कि इन्होंने एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि दे ग्रो ई कोलाई इन मीडियम कंटेन नाइट्रोजन, मतलब अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर द मेनी जनरेशन। कई जनरेशन तक ले इसको ग्रो किया गया। और अगर देखा जाए तो द रिजल्ट, इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा, जैसा कि हम लोगों ने बताया आपको, अगर एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन 15 जो होता है, नाइट्रोजन 15 वाज इनक्रिप्टेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, मतलब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है उसमें क्या पाया जाएगा, इनक्रिप्टेड हो जाएगा, मतलब उनमें ढेर सारी अमाउंट्स में क्या होंगी, नाइट्रोजन 15 जो होगी वो पाई जाएंगी उनके डीएनए में। क्लियर। अब बात की फिर अगर बात किया गया तो इसको कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये नाइट्रोजन 15 है और ये नाइट्रोजन 14 है, कैसे क्या हुआ। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब नाइट्रोजन 15 में कई अमोनियम क्लोराइड जो था हमारा,
अमोनियम क्लोराइड जो था NH4Cl जो था, इसमें कई जनरेशन तक ले जब उसको ग्रो किया गया तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया थी उसके डीएनए में, किसमें, उसके डीएनए में नाइट्रोजन 15 ऐड हो गया, मतलब उसकी पूरी डीएनए जो होगी उसमें नाइट्रोजन 15 पाई गई। तो इन्होंने क्या किया, सीजियम क्लोराइड लिया, सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। अब सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड लिया जाएगा और सीजियम क्लोराइड में हम लोगों ने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को क्या किया गया, उसमें डाल दिया गया, मतलब समझ लीजिए कि न्यूक्लियस को डाल दिया गया और इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जब इसको डाला गया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या होता है, एक तरीके से किसी भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जब कोई चीज़ डाला जाता है तो क्या होता है कि ये गोल गोल ऐसे रोटेट करता है, गोल गोल रोटेट करने की वजह से, मतलब सर्कल में रोटेट करने की वजह से जो उसमें भारी मात्रा में अमाउंट रहता है वो नीचे बैठ जाता है, भारी मात्रा में जो अमाउंट मतलब जो रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। मतलब सीजियम क्लोराइड में क्या होता है कि वो मतलब अपने लेयर बाय लेयर, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कि आप सेंट्रीफ्यूगल मशीन में आपने 2 डाला, जैसे कि मान लीजिए ये नाइट्रोजन आपका 15 भारी है, अब यहाँ पे आपका क्या ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन 14, मतलब मैंने दोनों डाला तो हमारा जो नाइट्रोजन 14 था यहाँ पे प्राप्त होगा और नाइट्रोजन 14 जो होगा यहाँ पे प्राप्त होगा। क्लियर? तो ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन से करने से हमको क्या होता है पता चलता है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया कि जो डीएनए हम लोगों ने लिया था, जो हमको न्यूली डीएनए प्राप्त हुआ है ई कोलाई बैक्टीरिया को, उसको हम लोगों ने क्या किया कि उसको नाइट्रोजन 14 में अब ग्रो करने लगे। किसमें करने लगे, अमोनियम क्लोराइड अभी भी सॉल्यूशन है, पहले हमने किसमें ग्रो किया था, फर्स्ट टाइम में देखेंगे हम लोगों ने, पहली बार हम लोगों ने ई कोलाई बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड जो था ये 15 था, इसमें ग्रो किया। तो ई कोलाई का जो डीएनए था, ई कोलाई का डीएनए ऑफ ई कोलाई मेड डीएनए ऑफ ई कोलाई ऑफ मेड नाइट्रोजन 15, ठीक है, मतलब इसमें नाइट्रोजन 15 पाया जाने लगा। अब हमने क्या किया, सेकंड टर्म में क्या किया कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो थी हमारी, ई कोलाई बैक्टीरिया को हम लोगों ने किस में डाल दिया, हम लोगों ने नॉर्मल में हम लोगों ने डाल दिया। तो अकॉर्डिंग टू, अगर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार देखा जाए, देखो मिला क्या नहीं मिला उसके बारे में बाद में बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो जैसे ही हम लोगों ने इसको मतलब डाला फर्स्ट जनरेशन में, मतलब जो हमारी ई कोलाई बैक्टीरिया को हमने डाल दिया, ये कोलाई बैक्टीरिया, देखिए मैं यहाँ पे सिंबल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, नाइट्रोजन 15 ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक। जब मैंने इसको डाल दिया इस सॉल्यूशन में, ठीक है, इस सॉल्यूशन में जब हमने इसको डाल दिया तो हुआ क्या, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, मतलब हमारे वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि वो हमारा आधा ही बनेगा। तो हमने कहा ठीक है चलो मैं डालता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो फर्स्ट जनरेशन में, कौन से जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में हुआ क्या, जो फर्स्ट जनरेशन से हमें ई कोलाई ऑब्टेन हुई, क्या ऑब्टेन होगी, हमें क्या प्राप्त होंगी, फर्स्ट जनरेशन में जो ई कोलाई प्राप्त होगी उसको फिर से हम लोग सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, किसमें, सीजियम क्लोराइड जो है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया, उसको डाल दिया, ठीक है। जब हमने सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में इसको डाला तो हुआ क्या कि ना हमारा डीएनए यहां प्राप्त हुआ, ना हमारा डीएनए यहां प्राप्त हुआ, तो प्राप्त कहां हुआ, यहां बीच में। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब सीधे सीधे एक ही बात की तरफ आपको ले चल रहा है कि ना ये नाइट्रोजन 15, ना ही ये नाइट्रोजन 14 है और ना ही नाइट्रोजन क्या है 15 है, तो ये है क्या, ये हाइब्रिड बना। हाइब्रिड क्या बना, देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप मानिए कि ये जो है हमारी ई कोलाई का, जिसमें ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे फोकस करिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो डीएनए हमारा था, ये रेड पेन वाला, ये नाइट्रोजन 15 था। इसको जैसे ही हमने फर्स्ट जनरेशन में ले गए, किस में ले जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में जैसे ही लेकर के जाएंगे तो एक हमारा नाइट्रोजन 15 रहेगा, ये ठीक है, नाइट्रोजन 15 रहेगा। और एक जो होगा हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज होगा, ये क्या होगा हमारा, ये देखिए, ये जो हमारा होगा ये नाइट्रोजन 15, तो ये दूसरा क्या होगा हमारा, नाइट्रोजन 14। ये कौन सा होगा, नाइट्रोजन 15, तो ये दूसरा कौन सा होगा, नाइट्रोजन 14। मतलब कि आधा। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, क्या बोलेंगे, हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। ये कौन सा डीएनए हो गया, हाइब्रिड डीएनए। मतलब इसमें आधा आधा। इस बात से यहाँ पे जो हमारे वाटसन और क्रिक की जो बातें थी ये प्रूफ हो चुकी कि डीएनए क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए क्या होता है, इस बात से प्रूफ हो गया कि डीएनए आधा कंजर्व रहेगा और आधा क्या रहेगा, कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है ना। सॉरी, आधा जो होगा हमारा न्यूली संता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राप्त हो रहा था, ठीक है ना। फिर अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में इसको लेकर के जाएं, फिर से डालेंगे, तो फिर से हमको जो होगा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो टेम्पलेट तैयार होंगे, एक रेड टेम्पलेट तैयार होगा और एक हमारा ब्लैक टेम्पलेट तैयार होगा। मतलब दो टेम्पलेट आप लोगों के यहाँ पे तैयार होंगे, एक रेड और एक हमारा होगा ब्लैक। दो लोग तैयार होंगे, एक रेड और एक क्या तैयार होगा, ब्लैक, ठीक है। तो जो सिंथेसाइज होगा, जो सिंथेसिस होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे दो हाइब्रिड हो जाएगा और एक हमारा क्या रहेगा, दो हाइब्रिड रहेगा और एक हमारा जो रहेगा वो एक दो हमारा हाइब्रिड रहेगा और दो हमारा क्या रहेगा, एकदम से देखा जाए पेवर रहेगा। इसमें नाइट्रोजन क्या मिल रहा है, 14, क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन 15। तो इस बात से हमारा क्या हो गया, पूरी कहानी जो हो गई प्रूफ हो जाती है कि जो होती है डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होती है। थोड़ा बहुत ड्रॉबैक भी था इसमें, ठीक है ना। ड्रॉबैक कुछ थी जो कि उसको अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, तो उसके बारे में डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, क्लियर। और डीएनए जो होता है, देखिए डीएनए को अगर हम लोगों ने अगर देखा जाए तो डीएनए वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया था फर्स्ट जनरेशन को 20 मिनट में। फिर हम लोगों ने हाइब्रिड इमीडिएटली डेंसिटाइज किया था, तो सीजियम क्लोराइड हमको क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ये सारी चीजें होने के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद हमारे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, इस चीज को प्रूफ होने के बाद भी एक बार प्रूफ किया गया था। एक जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टायलर, और देखिए कौन से साइंटिस्ट का नाम मैं बता रहा हूं, टायलर के बारे में, इन्होंने इस चीज को प्रूफ कर दिया यहाँ पे। तो टायलर एंड कोलेजन नाम के जो साइंटिस्ट थे, कैलोज नाम के साइंटिस्ट थे, इन 1958 में, कहाँ पे, टायलर एंड कैलोज इन 1958 में इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव लिया था। इन्होंने थायमिडीन को, थायमिडीन जो होती है इसको उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव मेथड से, कौन से, रेडियो एक्टिव मेथड से, सेम इसी तरह से एक्सपेरिमेंट था उनका भी, और इन्होंने डिटेक्ट करके देखा था और इस चीज़ को इन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव। तो दो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया कि डीएनए क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्लियर। तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव हो जाता है, इन सब बातों से क्या होता है, प्रूफ हो जाता है कि डीएनए क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव। अब जब यहां तक की चीजें हमारे साइंटिस्टों ने बताया और बाकी सारी चीजें हुई, क्लियर। अब कैसे ये काम करता है, कैसे ये काम करता है और क्या क्या चीजें होती हैं, तो इन सब चीजों के बारे में देखेंगे कि मशीनरी एंड, क्या देखेंगे हम लोग, मशीनरी एंड एंजाइम। मतलब कि इसमें जो है ये कार्य कैसे करता है और इसमें
एंजाइम कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट, क्या नाम है, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर देखा जाए तो ये पहली पॉइंट है इसमें, अगर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है एक एंजाइम है। ये देखो होते तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी ने बात किया है वो इसी एंजाइम के बारे में बात किया है। डीएनए कहता, मतलब एनसीईआरटी कहती है हमारी कि डीएनए जो होता है, डीएनए का जो टेम्पलेट होता है, डीएनए टेम्पलेट मतलब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये डीएनए टेम्पलेट पर, देखिए किस पे, डीएनए टेम्पलेट पर, ठीक है ना, डीएनए को पॉलीमराइजेशन के लिए कार्य करती है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए टेम्पलेट टू catalyze the polymerization of deoxynucleotides, किसमें, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि आप जानते ही हैं डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। देखिए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, मतलब जिसमें शुगर जो होता है, शुगर जिसमें डाई पाया जाता है, डीऑक्सी राइबो पाया जाता है, उसे हम लोग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जिसमें जो होता राइबोज ही पाया जाता है उसे हम लोग राइबोज बोलते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि, ठीक है, मतलब कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, तो डीएनए टेम्पलेट को, डीएनए टेम्पलेट पर किस पे काम करेगा, डीएनए टेम्पलेट पर काम करेगा, वो भी कैटेलाइसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब किसी को मतलब पॉलीमराइजेशन कर देना, जैसे कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर के डीएनए बना होता है, तो उसको अलग कर दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान रहा हूँ कि ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है ना, अगर इसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन अगर होगा तो कुछ ये जो होगा ऐसे होने लगेगा, मतलब कि एंजाइम जो है इसको काटने, मतलब अलग करने लगती है इस तरह से, मतलब एक तरफ से इसको काटे जाने लगता है, मतलब ये अलग होने लगती है, काट करके इसको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे हमको दो स्टैंड देखने के लिए ऐसे ऐसे मिलेगा, और दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना, दोनों स्टैंड क्या रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, मतलब बीच से क्या किया जाता है, इसको काट देता है, ठीक है ना। फिर अब ये जो है एनसीईआरटी वहीं पे कहती है कि ये इतना इफिशियंस होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत लंबे लेंथ को काट देती है। वहीं पे एनसीईआरटी बताती है कितने समय में। तो मेरे पास एक आंसर आता है कि आप कल्पना करिए जो इकोलाई बैक्टीरिया होती है, कल्पना क्या होता है, इकोलाई बैक्टीरिया हैज ओनली 4.6 इंटू 10 पे पावर 6 बेस पेयर, इतने बेस पेयर होते हैं, और इसको 18 मिनट में, कितने मिनट में, 18 मिनट में क्या कर देती है, रिप्लिकेशन हो जाता है, मतलब इसको काट देती है। काटने के बाद मतलब देखो रिप्लिकेशन होने का मतलब है कि एक साथ ही साथ उसको काट रही है, एक साइड से क्या करता है, क्या किया जाता है, जोड़ा भी जाता है। तो 18 मिनट में इसको क्या कर देती है, काट देती है, ठीक है ना। अगर हम लोग एवरेज लगाएं, क्या लगाएं, एवरेज, तो हम लोगों को 2000 बेस पेयर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में अगर देखा जाए तो 2000 बेस पेयर क्या करती है, ये डीएनए को काटती है। मतलब एक सेकंड में 2000, अगर आपसे काटने के लिए कह दिया जाएगा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है,
ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत ही हाईली इफिशियंस होता है, मतलब एनसीईआरटी ने मतलब कितनी इफिशियंस होती है, कितनी तेज होती है, तो उन्होंने मतलब आंसर करके बताया है कि एक जो है इकोलाई बैक्टीरिया होती है, इकोलाई बैक्टीरिया में इतने 20 पेयर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और ये 18 मिनट में इसका क्या कर देती है, काट देती है। तो एवरेजली अगर देखा जाए तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से क्या करती है, ये रन करती है, मतलब चलती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी ये भी बताती है कि यह एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मतलब बहुत ही फास्ट होता है और ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी होता है। अगर कहीं पे भी ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रक्रिया जो हो रही है, अगर कहीं पे हल्का सा मिस्टेक हुआ, छोटा सा भी मिस्टेक हुआ, तुरंत हो जाएगा म्यूटेशन। क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। और अगर म्यूटेशन होता है तो क्या हो जाएगा, डीएनए में चेंजिंग हो जाएगा, और डीएनए में अगर चेंजिंग होगा तो पॉलीपोलाइडी की कंडीशन क्या होती है, बन जाती है, छोटी सी कंडीशन में अगर चेंज होता है तो, ठीक है ना। अब ये देखो डीएनए जो होता है, डीएनए देखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है ये डुअल पर्पज में काम करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मैं लिख दे रहा हूँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियो, ठीक है ना, साइड ट्राई फॉस्फेट एक सबस्टेंस आता है, ठीक है ना, सर्व डुअल पर्पज, मतलब इसका जो पर्पज होता है ये डुअल पर्पज होता है। आप कहेंगे कि ये डुअल पर्पज क्या होता है, डुअल पर्पज क्या होता है कि देखिए, मैं आपको एक अगर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो ये हमारा डीएनए है। जब डीएनए में यहाँ पे एडेनोसिन है तो यहाँ पे जुड़ेगा कौन, आप दिमाग लगाइए, थायमिन। और अगर यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, एडेनोसिन। तो एडिनोसिन में ध्यान दीजिएगा, एडिनोसिन जो होता है ये, इसमें क्या पाया जाता है, एक फॉस्फेट तो पाया जाएगा, कितना, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड अगर हम लेकर के आएंगे, भाई यहाँ पे कुछ भी लेकर के आया जा रहा है तो न्यूक्लियोटाइड ही, न्यूक्लियोसाइड पहले लेके आया जाता है। क्या लेके आया जाता है, न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना राइबोन्यूक्लियोसाइड, तो राइबोन्यूक्लियोसाइड लेकर के आया जाता है। और राइबोन्यूक्लियोसाइड जो होता है, राइबोन्यूक्लियोसाइड जो होता है, इसके पास सिर्फ अगर राइबोन्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो इसके पास फॉस्फेट जो होता है अगर देखा जाए तो एक ही पाया जाता है, लेकिन 2 फॉस्फेट और इसमें जोड़ दिया जाता है तो 3 फॉस्फेट हो जाता है, जिसके कारण हम इसको ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। तो पहला जुड़ने से पहले, क्या करने से पहले, थायमिन यहाँ पे जुड़ने से पहले फॉस्फेट अपना बॉन्ड तोड़ देता है। बॉन्ड तोड़ने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और जैसे एनर्जी रिलीज हुई तो फॉस्फेट अलग हो जाएगा, तो सिंगल फॉस्फेट बचेगा। सिंगल फॉस्फेट हमारा क्या होता है, इसमें जोड़ने के क्या हो जाता है, मतलब ये 2 डुअल पर्पस काम कर रही है। पहला, ये यहां से फॉस्फेट, जब 2 फॉस्फेट निकल जाता है तो सिंगल फॉस्फेट बचता है, तो सिंगल फॉस्फेट बचता है तो यहाँ पे क्या कर जाता है, जुड़ जाता है थायमिन, और एडेनिन भी यहाँ पे क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब 2 फॉस्फेट अलग, थायमिन यहाँ पे, एडेनोसिन, थायमिन, ये सब क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाते हैं। क्लियर। तो ये ऐसे इस तरह से हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो और भी डीएनए होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा था, अब बहुत बड़ी डीएनए होती है, अगर उसको हम लोग अपने डीएनए में अगर खोलें तो बहुत लंबा होता है, कई मीटर, मतलब 2 मीटर, ठीक है ना, के करीब में अप्रॉक्स में बताया जाता है। अलग अलग जो डीएनए होते हैं उनकी अलग अलग लेंथें होती हैं। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस में पहले ही नंबर, आप लोग जानते हैं कंडेंसेशन, मतलब न्यूक्लियस को पैकेजिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको छोटा किया जाता है, तो उतना छोटा एक तो न्यूक्लियस में रखा जा रहा है, अगर उसको न्यूक्लियस में ही अगर हम लोग खोलें तो हमको नहीं लगता है कि वो न्यूक्लियस में पूरे खुल पाएगा। तो क्या होता है, होता ये है कि ऐसे कंडीशन में डीएनए में जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए पूरा नहीं खुलता है, तो डीएनए को एक तरफ से खोला जाता है, एक तरफ से क्या किया जाता है, खोला जाता है, और एक तरफ से सिंथेसाइसिस, मतलब कि डुअल पर्पज, जैसे कि मैंने आपसे बात किया है ना, डुअल पर्पज, मतलब कि एक तरफ से इसको खोला जाएगा और एक तरफ से इसको क्या किया जाएगा, बनाते हुए चलेंगे। एक तरफ से खोले मतलब आगे काम चल रहा है, पीछे जोड़ते हुए चले जा रहा है, ठीक है।
तो ऐसे मतलब ऐसे कंडीशन में इसको थोड़ा सा खोला जाता है, थोड़ा सा, मतलब पूरे डीएनए को एक साथ नहीं खोला जाएगा, जब भी खोला जाएगा थोड़ा सा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। मतलब स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिकल्स की स्मॉल ओपनिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर? रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं स्मॉल ओपनिंग। ये हमारा डीएनए का क्या हो जाता है। अब देखो इसमें जो होता है दो तरह से, एक कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होता है और एक क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो देखिए अगर कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है तो वो जो होगा उसमें डीएनए 3,5 कौन सा कामा रहता है? 3,5 में रिप्लिकेशन जो होता है डीएनए, जैसे कि जब देखिए डीएनए मान लीजिए डीएनए टेम्पलेट है, अगर इस बगल 5,3 है और इस बगल 3,5 है, तो जब 3,5 उसको बनाना होता है तो ये क्या करती है? रिप्लिकेशन को कॉन्टिन्यूअस करती है, मतलब कि एक तरफ से ऐसे करते जाएगी कॉन्टिन्यूअस, रुकेगी नहीं। बट 5 काम अगर 3 काम करना होता है तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस काम करती है। कैसी काम करती है? डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा? एक देखिए पहले आगे एक ठो काट देगी तो पीछे इसको खाली मिलेगा, तो यहाँ पे पहले आकर के इसको बना करके फिर आगे जा करके काटेगी, ठीक है ना, यहाँ पे कट करेगी फिर इसको ऐड करेगी, तो इस तरह से ऐसे ऐसे डिसकंटिन्यूअस होता है। फिर डीएनए लाइगेज का नाम भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि इस जो बार बार यहाँ पे काटा जा रहा है, छोटा छोटा बनाया जा रहा है, वो डीएनए लाइगेज के द्वारा क्या कर दिया जा रहा है? इसको जोड़ दिया जा रहा है। जोड़ने के बाद मतलब आगे काटेगी पीछे जोड़ा जाएगा, मतलब यहाँ पे तो कंटिन्यूअस जोड़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस होते हैं डीएनए के, ठीक है ना, वो काटे। और दूसरी बात एनसीईआरटी ने हमारा कहा है कि ये रिप्लिकेशन कहीं भी नहीं हो सकता है, तो कहाँ हो सकता है? एक स्पेसिफिक जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, या फिर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जिस जगह को हम लोग बोलते हैं, मतलब जहां से ओरिजिन स्टार्ट होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उस जगह को हम लोग ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। और हम लोग वो साइट को पहचानने के लिए हम लोग वेक्टर डीएनए का भी इस्तेमाल करते हैं, और वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, मतलब एनसीईआरटी ने सीधे कहा है कि वेक्टर जो होता है प्रोवाइड करता है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। थैंक यू।